Hello students, let us continue chapter 4. Today we are going to cover the topic re-evaluation of assets and reassessment of liabilities. What does it mean? कि जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, दोबारा बनेगी, फर्म नहीं दोबारा बनेगी, मतलब पार्टनरशिप डीड में चेंज आएगा, तो लाइक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है या डेथ है, इन दैट केस we have to revalue our assets and reassess our liabilities. हमें अपनी assets को revaluate करना है, revaluation करना है और assets का reassessment करना है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई बार हमारे assets की value, कई assets की value increase हो जाती है, तो जब asset की value increase होगी तो firm को benefit होगा और assets की value decrease होगी तो firm को loss होगा. इसके अपोजिट लायबिलिटीज के केस में जब लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फर्म को लॉस होता है और जब लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो फर्म को गेन होता है, प्रॉफिट होता है. तो ऐसे केस में इसके दो केसेस हैं. द फर्स्ट वन इज व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब है चेंज्ड वैल्यू. चेंज वैल्यू का मतलब क्या है कि सपोज बैलेंस शीट में हमारे पास फर्नीचर 5,000 रुपीज का गिवन था. अब इस फर्नीचर की वैल्यू चेंज हो गई है. नाउ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 4,000. तो 4,000 जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू है. ठीक है, अब वो कहता है जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, एक बैलेंस शीट तो पहले से बनी हुई है, उसमें ओल्ड वैल्यूज हैं. जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम, जैसे फर्नीचर हमने 5,000 बताया था, ये ओल्ड वैल्यू है, न्यू वैल्यू फर्नीचर की 4,000 है, तो हम बैलेंस शीट में मतलब बुक्स में फर्नीचर 4,000 पर शो करेंगे. इसका मतलब क्या हो गया, 4,000 रिवाइज वैल्यू होगी और न्यू बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर. सेकंड केस है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. कि फर्नीचर की वैल्यू 4,000 है, ये रिवाइज वैल्यू हम न्यू बैलेंस शीट में हम नहीं लिखेंगे, बल्कि न्यू बैलेंस शीट में हम ओल्ड वैल्यू ही लिखेंगे, फर्नीचर 5,000 रुपीज का. ठीक है, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. So first is when revised values are to be recorded in the books. कि जब हम new values, asset या liabilities की new values जो हैं हम new balance sheet में लिखेंगे, then we need to prepare revaluation account or we can say profit and loss adjustment account. This revaluation account is firm's account. Okay? तो इसकी डेबिट साइड में देखिए हम वही रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स इनकम्स एंड गेन्स. तो जब भी एसेट की वैल्यू देखिए डिक्रीज होती है, कि जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो ये हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा. क्लियर. कितना आएगा, ये आएगा. देखिए मैंने फर्नीचर वाला एग्जांपल लेते हैं कि फर्नीचर की पहले वैल्यू 5,000 थी, अब वैल्यू हो गई 4,000, तो 1,000 का डिक्रीज है, तो हेयर इट विल बी 1,000. तो जितना डिक्रीज हुआ है या जितना इंक्रीज हुआ है वो हमने वैल्यू लिखनी है. ऐसे ही नेक्स्ट है लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज में देखिए लायबिलिटी की अगर वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 8,000 रुपीज लिखे हुए हैं, अब वो कहता है कि क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 10,000 हो गए, इसका मतलब 2,000 इंक्रीज हो गए, तो हमें फर्म को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 क्रेडिटर्स 2,000 रुपीज आएगा. ठीक है. ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो हमारी बैलेंस शीट है, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में हमने बिल्स पेबल वर्ड नहीं लिखा हुआ और हमने देखा अपनी फर्म में कि एक बिल 5,000 रुपीज का पड़ा हुआ था, इसका मतलब वो बिल हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा, तो दैट इज अनरिकॉर्डेड. और बीपी है, बिल्स पेबल है, तो ये लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो वो हम 5,000 यहाँ लिख देंगे. इसके जस्ट अपोजिट जब एसेट्स, जिन एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वो इंक्रीज वैल्यू लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि बैलेंस शीट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज, अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होकर 2,50,000 हो गई, तो इंक्रीज कितना हुआ, 50,000, तो ये 50,000 लैंड एंड बिल्डिंग में यहाँ लिख देंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000. ऐसे ही लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो जितनी डिक्रीज हुई है वो हम लिख देंगे. और अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलता है,
अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है कोई हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है जो कि हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखा हुआ, तो वो हमारा एसेट है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्लोज कैसे करना है कि इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड देन द फर्म has profit on revaluation which will be transferred to partners capital account and in old ratio. If debit side is greater than the credit side, then the firm is suffering from losses on revaluation and it will also be transferred to partners capital account in old ratio. तो स्टूडेंट्स जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इसका मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आपने रिवाइज मतलब चेंज वैल्यूज लिखनी है। क्लियर? जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे, समटाइम्स जर्नल एंट्रीज में भी आज स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, और एग्जाम में कई बार आ जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट ना आकर बल्कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे, देखिए, फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और वो एसेट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो यहाँ पर आएगा, देखिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, द एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर से फर्म को लॉस है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, एंट्री विल बी लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, द एंट्री विल बी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में, देखिए ओल्ड रेशियो, और लॉस होगा तो लॉस भी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए, सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं एक बार, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसका मतलब हमको व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड वाला मेथड लगाना है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दिस इज ओल्ड रेशियो। Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follows. This is the balance sheet. ठीक है, अब इसके बाद they decided to share profits equally. This is new ratio 1:1:1 with effect from 1st April 2020. They also agreed that value of land and building be decreased. अब decreased है, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 है, 3,50,000 का 5% डिक्रीज हो गया है, तो देखिए 3,50,000 का 5% हुआ 17,500। दिस इज टू लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड में। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज्ड। 2,40,000 की मशीन है, इसकी वैल्यू 5% इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय मशीनरी 5% ऑफ 2,40,000, दिस इज 12,000। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स 5%। सन्ड्री डेटर्स है 50,000 के, 50,000 का 5% हो 2,500। रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट हमारा डेटर डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,500 इधर आ जाएगा। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इज मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड एसेट है, मोटरसाइकिल एसेट है
अनरिकॉर्डेड एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। तो देखिए ये मोटरसाइकिल 20,000, क्लियर। एंट्री क्या बनेगी, मोटरसाइकिल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मोटरसाइकिल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्लियर। अब उसके बाद आउट ऑफ क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेएबल, क्रेडिटर्स की 10,000 रुपीज की पेमेंट नहीं करनी। ये क्रेडिटर्स 90,000 के है ना, इसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करनी, इसका मतलब 80,000 की करनी है। तो हमें प्रॉफिट हो गया फर्म को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। देखिए बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000, क्लियर। अब उसके बाद एक और है पॉइंट, ये देखिए गुडविल अभी छोड़ते हैं। C was to carry out the work for reconstruction of the farm. C को बोला कि भी आप ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, इसका काम आप देखोगे, मतलब जो पार्टनरशिप डीड में चेंज करना और इस तरह से, और उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा 5,000, आप खर्चे जितने मर्जी आए उसके। तो एक्सपेंसेस हुए 3,000 के, और उसको रेम्यूनरेशन जो C को मिला वो 5,000 का। 3,000 उससे कोई मतलब नहीं है कि कितने खर्चे आ रहे हैं, बस ये है कि C को रेम्यूनरेशन 5,000 मिला है। तो इस केस में क्या करना है कि एंट्री देखिए क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर क्यों करेगा, ये एक्सपेंसेस तो फर्म के हैं, ये एक्सपेंसेस किसके हैं, फर्म के। तो अभी पार्टनर कर देगा, तो उसके बाद जो है फर्म से मिलेंगे, उसको पैसे मिलेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि फर्म का एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,000 एक्सपेंसेस हो गई है। अब हमने क्लोज किया, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 42,000 and we will subtract these three figures from this and we will get 17,000 as profit and it will be transferred to partners capital account in old ratio। old ratio देखिए 5:3:2। तो ये हो गया। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 17,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद एक दो और चीजें और देख लेते हैं। ये तो हमारे एसेट्स का हो गया, ठीक है। अब हमने एक, हमें जनरल रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, गुडविल भी गिवन है, ठीक है। तो अब हम जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं इनका ट्रीटमेंट, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी आपका लॉस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एंट्री देखिए, जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 5:3:2 की रेशियो में। 5/10 हुआ 30,000, फिर 18,000, 12,000, ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख की खरीदी थी, अब मार्केट वैल्यू 90,000 रह गई है, इसका मतलब 30,000 में से हम 10,000 का लॉस कवर करने के बाद 20,000 जो रिमेनिंग बचेगा उसको ओल्ड रेशियो में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। एंट्री क्या होगी, देखिए IFR डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट, ये 10,000 डिक्रीज हो गई उसकी वैल्यू, और बाकी 20,000 जो बचा ये ओल्ड रेशियो में 5:3:2 की रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 को। तो 20,000 का 5/10 10,000, 3/10 6,000 एंड 2/10 4,000 हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5,000 है, ये लॉस है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशियो में 5:3:2 की रेशियो में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है बारी गुडविल की। गुडविल देखिए क्या है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट। अब इनको सबको ऐड कर लेंगे, देखिए 2,50,2,50 और लॉस को माइनस कर लिया, 4,50,000 आ गया। तो ये देखिए गुडविल 4,50,000 डिवाइड बाय एवरेज कितना है 3 years इंटू 2, दिस इज योर, ठीक है।
अब गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल के लिए हमको क्या करना है कि शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो ये आपको मैं पुराने वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो एंट्री बनेगी बी और सी गेनिंग पार्टनर्स होंगे, बी एंड सी डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो इसको कैसे करना है, ये देखिए 3 लाख हो गया। 3 लाख में अब इसका गेन और सेक्रीफाइस निकाल कर ये जो ए पार्टनर का सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लीजिएगा और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। वो आएगा 50,000 और उसको 1:4 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि इनकी गेनिंग रेशियो 1:4 आएगी। 10,000 एंड 40,000। सो दिस वाज द क्वेश्चन। क्योंकि हमसे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछी, न्यू बैलेंस शीट। अगर ये न्यू बैलेंस शीट पूछते तो फिर हम न्यू बैलेंस शीट भी बनाते। अभी क्योंकि क्वेश्चन में न्यू बैलेंस शीट पूछी नहीं है, इसलिए हमको सिर्फ जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो ये हमने जर्नल एंट्रीज बनाई है और उसके बाद ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके बाद ये हम बात कर लेते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंसेस की। रिकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंसेस मतलब जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो कुछ एक्सपेंसेस फर्म को करने पड़ते हैं। वो होते तो फर्म के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट करनी होती है, उनसे हमने कोई सर्विस ली होगी, इसलिए हमें उनको एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। तो इसके 3 केसेस हैं, 3-4 cases हैं. Let us discuss these cases. The first one is for expenses incurred and paid by the firm. ये जो expenses हैं, reconstitution expenses, ये firm के expenses हैं और firm ही pay कर रही है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट firm का अकाउंट है, पेमेंट firm कर रही है, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, being expenses for reconstruction of the firm paid by the firm, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी expenses paid by the firm होगा, paid by the firm, paid by the firm, तो आपने कैश या बैंक को क्रेडिट करना है, बिकॉज when the firm is paying cash, the cash is going out, so credit what goes out। तो उसके बेस पर हमने, उस रूल के बेस पर हमने ये एंट्री बनाई है, revaluation account debit because it is the expense for the firm and revaluation account is firm's account, so firm के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को। सेकंड क्या है, फॉर रेम्यूनरेशन और कमीशन पेएबल टू अ पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि फर्म ये कहती है कि भाई किसी एक पार्टनर को ये कह सकती है कि जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे ना वो आप देख लेना, हम तो आप ये जो काम करोगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, इसके लिए हम आपको कुछ रेम्यूनरेशन देंगे या कमीशन देंगे। तो है तो ये भी फर्म के एक्सपेंस, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, बट फर्म इज नॉट पेइंग हेयर। वो कह रहे हैं पार्टनर्स को देंगे, पार्टनर्स को देंगे मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस बनता है फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन expenses to be borne by partner and paid by partner. What does it mean? कि expenses जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन के वो पे भी पार्टनर कर रहा है और बियर भी, पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा ये एक्सपेंसेस और फर्म से वो पार्टनर पैसे नहीं लेता, तो इन दैट केस वो प्राइवेटली पे कर रहा है, तो नो एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है। फोर्थ केस है फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। बोर्न बाय पार्टनर का मतलब पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएंगे, लेकिन कैश कौन पे कर रहा है, कैश फर्म पे कर रही है, इसलिए कैश को यहाँ पर क्रेडिट किया है। तो एंट्री क्या बनेगी, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए जब भी पार्टनर को कोई भी चीज मिलेगी तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, और जो भी पार्टनर से कोई भी चीज ली जाएगी तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस पार्टनर बियर करेगा, पार्टनर उठाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और
फॉर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो दीज वर द एक्सपेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज सेकेंड मेथड है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स. ये सेकेंड मेथड है. तो इस केस में क्या है कि एसेट और लायबिलिटीज की ओल्ड वैल्यू ही लिखनी है न्यू बैलेंस शीट में, न्यू फिगर्स नहीं लिखनी. फॉर दिस वी हैव टू पास अ सिंगल जर्नल एडजस्टिंग एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. ठीक है, इन दिस केस, ऐसे केस में जब हमको रिवाइज वैल्यूज बैलेंस शीट में शो नहीं करनी, वी नीड नॉट टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमको कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना. हमको क्या करना है, सबसे पहले शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लेना है. उसके बाद एंट्री हम पास करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. और अमाउंट के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स हैं उनको ऐड कर दीजिए और जो डेबिट वाले हैं वो माइनस कर दीजिए. तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट इंक्रीज होगा, जो इंक्रीज वैल्यू है वो, प्लस लायबिलिटीज की वैल्यू जो डिक्रीज हुई है डिक्रीज वैल्यू, एसेट, उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट कर देते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट. और उसके बाद है माइनस क्या करेंगे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो उसको माइनस करेंगे. लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो उसको माइनस करेंगे. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको माइनस करेंगे. इन सबको माइनस करके पहले नेट इफेक्ट आ जाएगा, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल को ऐड करेंगे, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को ऐड करेंगे और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करने के बाद ये नेट इफेक्ट आ जाएगा. प्लस माइनस करने के बाद नेट इफेक्ट आ जाएगा. तो नेट इफेक्ट को फिर शेयर ऑफ सेक्रीफाइस और गेन से मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट लिखना है. ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं. XYZ share profits as 5:3:2. This is old ratio. They decide to share future profits as 4:3:2. This is new ratio with effect from 1st April 2019. On this date, the following revaluation have been taken place. इन्वेस्टमेंट देखिए ये बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू, ये बैलेंस शीट में लिखी हुई है. ये रिवाइज वैल्यूज हैं. तो इन्वेस्टमेंट देखिए 22,000 पहले वैल्यू थी, अब वैल्यू हो गई 25,000, तो 3,000 का इंक्रीज है. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पहले 25,000 था, अब 20,000, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई. लैंड एंड बिल्डिंग पहले 40 था, अब 50 हो गया, 10,000 इंक्रीज हो गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, पहले 5600 था, अब 6,000, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो लॉस हो रहा है. डेटर्स पहले 60,000 थे, अब 50 रह गए, एसेट डिक्रीज हो गया है, लॉस है. क्रेडिटर्स 70,000 थे, अब 60,000 वैल्यू रह गई, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी. अब आगे देखिए पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्री लिखा है सिंगल एंट्री to be made because of the above changes in the value of asset and liabilities. However, old values will continue in the books. मतलब we will not show revised values in the books. So हम क्या करेंगे, पहले share of sacrifice और gain calculate कर लेंगे. X is the sacrificing partner, Y is the neutral partner and Z is the gaining partner. Old share minus new share का फॉर्मूला लगाया है. ये ओल्ड रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड न्यू रेशियो इज 4/10, 3/10, 3/10. उसके बाद हमने नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन का कैलकुलेट कर लिया है. तो देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई 3,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई 10,000, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए थे 10,000 जो कि हमारा बेनिफिट है. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी 5,000 रुपीज़, ये माइनस कर देंगे. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है 400 रुपीज़, ये हम माइनस करेंगे. सनरी डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई 10,000, ये भी माइनस करेंगे. इन सबको प्लस माइनस करके नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन आ गया हमारे पास 7,600. 7,600 का अब एंट्री बनाएंगे गेनिंग पार्टनर Z डेबिट टू X, X इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, 1/10 कर देंगे. दिस इज 760. So this is the adjusting entry done due to change in profit sharing ratio and due to revaluation of assets and reassessment of liabilities. So this was the question. Students, now practice
all the questions. If you have any doubt, you can ask. Thank you.